हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, जिनमें से हमने हिंदी के बहुत सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। पढ़ लिया वर्णमाला, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया वर्णमाला, इसके बाद शब्द, संज्ञा, सर्वनाम। ठीक है, तो यदि आप इन सभी चैप्टर को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके इन सभी चैप्टर को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, कारक। क्या पढ़ने वाले हैं, कारक। समझते हैं कारक होता क्या है। ठीक है, यदि कारक ना हो किसी भी वाक्य का कोई मतलब नहीं होगा। जैसे मैं लिखता हूं राम रावण मारा, इस वाक्य में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। राम रावण मारा, क्या राम किसने रावण को मारा या किसकी बात कर रहा है, तो हमको समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए वाक्य सेंटेंस को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, क्या अर्थपूर्ण बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कारक का। ठीक, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो शब्द कर्ता क्रिया या कर्म, जो शब्द कर्ता क्रिया कर्म से क्या जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं। क्या, जो शब्द कर्ता क्रिया कर्म से संबंध जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं, कारक। कि कर्ता से कर्म के क्या संबंध है, ठीक है, क्रिया से क्या संबंध है। ठीक है, तो क्या बता हमने पढ़ा कि जो शब्द कर्ता क्रिया कर्म से क्या जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह शब्द जो क्रिया से संबंध का बोध कराते हैं। कि क्रिया का, तो कर्ता का क्रिया से क्या संबंध है, कर्ता क्रिया का कर्म से क्या संबंध है, वो बताते हैं, क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि वह शब्द जो क्रिया से संबंध का बोध कराते हैं, अर्थात क्रिया का वाक्य के अन्य शब्दों से क्या संबंध है। क्या, क्रिया का वाक्य के अन्य शब्दों से क्या संबंध है बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझो, जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो कारक क्या हो गया, ने। कारक क्या हो गया, ने। किसको मारा, रावण को मारा, क्या हो गया, कर्म हो गया। कर्ता क्या हो गया, राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। ने क्या हो गया, कारक हो गया। और क्रिया हो गई मारा। तो कारक लगा हुआ तो हमको पूरा सेंटेंस समझ में आ रहा है कि किसकी बात कर रहा है, कि राम ने किसको मारा, रावण को मारा। ठीक है, यदि मैं इसको लिखता हूं राम रावण मारा, तो सेंटेंस समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए किसी भी वाक्य को, क्रिया का वाक्य से संबंध बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम कारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं, कारक की पहचान बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है विभक्ति चिन्ह। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारक की पहचान बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, तो हम एक लिस्ट के माध्यम से कारक प्लस उनकी विभक्ति चिन्ह को जान लेते हैं, कि कारक और उनका विभक्ति चिन्ह। तो चलिए उनको जान लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कारक प्लस उनके विभक्ति चिन्ह। तो सबसे पहले कारक है कौन सा, कर्ता कारक। सबसे पहला कारक कौन सा है, कर्ता कारक। जो है मुख्यतः कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। जो कारक के कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार। ठीक है, सबसे पहला है कर्ता कारक। ठीक है, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां है अधिकरण और आठवां है संबोधन। आठवां कौन सा है, संबोधन। तो उनके विभक्ति चिन्ह भी देख लेते हैं। तो आप ऐसे याद करिएगा, ठीक है, जैसे बता रहा हूं ना, आप उसी प्रकार से याद रखिएगा। जैसे कर्ता ने, क्या, कर्ता ने कर्म को, क्या, कर्ता ने कर्म को, क्या, कर्ता ने कर्म को
करण से के द्वारा, क्या करण को, क्या करण से के द्वारा। इसके बाद आता संप्रदान को के लिए, क्या संप्रदान को के लिए। इसके बाद आता है अपादान, अपादान से, क्या कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए। इसके बाद आता है अपादान से। इसके बाद आता है संबंध, संबंध में का की के रा री रे और नानी ने, ठीक है। इसके अंतर्गत आता है संबंध में क्या हो गया, का की रे रा री रे और नानी ने। इसके बाद अधिकरण में मैं पर, अधिकरण में मैं पर, संबोधन में हे अरे, संबोधन में क्या हो जाएगा, हे अरे, ठीक है। तो आप ऐसे याद करिएगा कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, इसके बाद संबंध का की रे रा री रे नानी ने, इसके बाद अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे, हे अरे, इसके बाद संबोधन हो जाएगा। सभी कारक को हम एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कर्ता कारक। तो कर्ता कारक वे शब्द जो कार्य के करने का बोध कराता है, क्या जो शब्द किसके करने का, जो मतलब वे शब्द जो कार्य के करने का बोध कराता है, क्या कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है, ठीक है। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, इसकी विभक्ति चिन्ह है ने, अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, ने, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में राम ने आम खाया, तो विभक्ति चिन्ह क्या होगा, ने। किसने खाया आम, लड़के ने आम खाया, ठीक है। जिसमें किसका बोध हो रहा है, कि कार्य के करने का बोध होता है, वो क्या कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। जो कार्य है वो किसी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। जैसे लड़के ने आम खाया, उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। कभी कभी किसी वाक्य में विभक्ति चिन्ह नहीं देख रखता, तो भी उसको पहचानना पड़ता है। जैसे देखिए इसमें है, इसमें जैसे मजदूर गिर गया, इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं दे रखा, लेकिन ये भी कौन सा कारक हो गया, ये अपना कारक हो गया कर्ता कारक, ठीक है। क्योंकि किसका बोध करा रहा है, कार्य करने वाले का बोध करा रहा है, ठीक है। इसके बाद राम ने मारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये विभक्ति चिन्ह आ गया, तो किसने मारा, राम ने मारा, ठीक है। इसी प्रकार ऐसे है राम ने रावण को मारा, ठीक। राम ने किसको मारा, रावण। ऐसे आप किसको से क्वेश्चन करोगे ना, किसने खाया, किसको मारा, ठीक है, किसने, ठीक है। आप किसने से क्वेश्चन करोगे, किसने, तो आपको क्या मिल जाएगा, हमेशा कर्ता कारक मिलेगा कि किसने आम खाया, किसने मारा, ठीक, किसने गिर गया, कौन गिर गया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको कर्ता कारक मिलेगा, ठीक है। तो अब चलिए देख लेते हैं दूसरा। अब आप पहचान जाएंगे ना कि जहां हमें से विभक्ति चिन्ह मिले वहां कौन सा कारक, जहां विभक्ति चिन्ह नहीं मिले वहां कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। इसके बाद आप किसने से क्वेश्चन करेंगे कि किसने खाया, किसने मारा, तो आपको कर्ता कारक पता चले, ठीक है। इसकी पहचान दो ही है, दो क्वेश्चन करोगे, किसने और कौन, किसने और कौन करके प्रश्न करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, ठीक। किसने मारा, कौन गिर गया, इसके बाद ऐसे क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन मार्क, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए दूसरा देख लेते हैं, कौन सा, कर्म कारक, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा, कर्म कारक, ठीक है। वो जो कर्ता कारक था वो कार्य करने वाले का बोध करा रहा था, क्या, कार्य को करने वाले का बोध करा रहा था। जो ये कर्म कारक है ये किसका बोध कराता है, वह शब्द जो कार्य का बोध कराता है, क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगी, को। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगी, को। जैसे राम पत्र लिखता है, क्या हो जाएगा कि राम पत्र लिखता है, ठीक है। तो आप जैसे जो इसकी पहचान होती है, पहचान, आप इसको क्या और किसको, क्या और किसको से क्वेश्चन करेंगे तो आपको कर्म कारक आसानी से पहचान
ने को मिल जाएगा। जैसे राम पत्र लिखता है, तो राम क्या लिखता है? राम क्या लिखता है? क्वेश्चन के क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। इसी प्रकार सीता ढोलक को बजाती है, तो कौन सा कारक हो गया? सीता क्या बजाती है? ढोलक बजाती है। ठीक है। इसके बाद विराट फूल तोड़ता है, तो विराट क्या तोड़ता है? फूल तोड़ता है। तो कौन सा कारक हो जाएगा? क्या से मिल गया ना, क्या तोड़ रहा है? फूल तोड़ रहा। तो कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक। इसके बाद राम ने किसको? निबंध को लिखा। किसको लिखा? निबंध को। किसको लिखा? निबंध को। ये तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। ठीक है। तो क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? राम निबंध को लिख रहा है। किसको लिख रहा है? निबंध को। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। ठीक है। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। तो आपको कर्म कारक समझ में आया होगा। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कारक। ठीक है। कौन सा? करण कारक। देखते हैं कौन सा? करण कारक। करण कारक क्या है कि करण कारक जो है वह मतलब माध्यम बताता है कि किसके द्वारा कार्य हो रहा है। ठीक है। ऐसा कौन सा मतलब किस माध्यम से हम कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं वे शब्द जो किसी के द्वारा कार्य करने का बोध कराता है। क्या? वे शब्द जो किसी के द्वारा कार्य करने का बोध कराता है। ठीक है। इसकी विभक्ति चिन्ह होती है, हम पहचान सकते हैं से या के द्वारा। इसकी जो विभक्ति चिन्ह है क्या है? से या के द्वारा। ठीक। इसका जो पहचान होता है वो होता है माध्यम, किस माध्यम से कार्य हो रहा है। ठीक है। तो हम उसके माध्यम से पहचान सकते हैं। ठीक है। जैसे देख लेते हैं बालक गेंद से खेलता है। हाँ, से आ गया तो हम पहली पहचान जानेंगे कि कौन सा कारक है? करण कारक। ठीक है। कि बालक किससे खेलता है? गेंद से खेलता है। ठीक है। इसके बाद पुलिस ने डंडे से चोर को मारा, तो माध्यम क्या हो गया? यहाँ पे डंडा। माध्यम क्या हो गया? डंडा। तो किससे मार रहे हैं? पुलिस ने डंडे से चोर को पीटा या मारा। इसके बाद पत्र के द्वारा। किसके द्वारा? सूचना मिल रही है। पत्र के द्वारा सूचना मिल रही है। ठीक है। पत्र के द्वारा सूचना मिली, ये कौन सा कारक हो जाएगा? अपना करण कारक। इसके बाद बोलता हूं मैं कलम से लिखता हूं। मैं कलम से लिखता हूं। किससे? कलम से। तो कौन सा कारक हो गया? ये हो गया अपना करण कारक। मतलब ऐसा कारक जो माध्यम बताए कि कलम से लिख रहा है, कि डंडे से मार रहा है, कि किससे खेल रहा है। तो जो माध्यम बताता है वो कौन सा कारक हो जाता है? करण कारक। इसके जो विभक्ति चिन्ह होती है कौन सी होती है? से या के द्वारा। आपको यहाँ कहीं मिल जाए तो कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। ठीक है। अब चलिए हम अगला देख लेते हैं संप्रदान कारक। तब चलिए देख लेते हैं संप्रदान कारक। ठीक है। जैसे ये क्या होता है? ये अब देख लेते हैं संप्रदान कारक के वह शब्द जो किसी के हेतु, क्या? किसी के हेतु, किसी के लिए, के वास्ते कार्य करने का बोध कराता है। कौन सा कारक कहलाता है? संप्रदान कारक। कि किसके लिए हो रहा है कार्य, या किसके वास्ते हो रहा है, या फिर किसी के हेतु। ठीक है। वो कौन सा होता है? संप्रदान कारक। इसका जो चिन्ह होता है वो होता है को के लिए। इसका चिन्ह क्या होता है? को के लिए। जो इसकी विभक्ति चिन्ह होता है को के लिए। अब उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे बोलते हैं भक्त दर्शन हेतु। किसके हेतु? दर्शन हेतु मंदिर गए। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। जिसके आगे बोलते हैं जैसे बच्चों के लिए खिलौना खरीदिया। अब कौन सा देखते हैं? कौन सा? अपादान कारक। ठीक है। तो अपादान कारक जो है इसमें अलग होने का भाव आता है। मतलब कोई वस्तु किसी से अलग हो रही है तो उसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। जैसे जिस वस्तु से वस्तु के अलग होने का बोध होता है, क्या? जिस शब्द से वस्तु के अलग होने का बोध होता है वो कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। इसका जो विभक्ति चिन्ह है कौन सा है? से। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से। जैसे
हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा कहाँ से अलग हो रही है? हिमालय से अलग हो रही है। इसके बाद पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता कहाँ से अलग हो रहा है? पेड़ से अलग हो रहा है। इसके बाद वह छत से कूद पड़ा, वो कहाँ से अलग हो गया? छत से नीचे आ गया। इसके बाद वृक्ष से फल गिरा, तो वृक्ष से फल जो है कहाँ से अलग हो रहा है? वृक्ष से। तो जहाँ भी आपको अलग होने का बोध हो वहाँ हमेशा कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। तो उसकी जो विभक्ति चिन्ह है कौन सी है? से। ठीक है, तो चलिए अब अगला कारक देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा? संबंध कारक। ठीक है, जो अब देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक में जो है एक संज्ञा सर्वनाम दूसरी संज्ञा सर्वनाम से क्या बताती है? संबंध का बोध कराती है। मतलब वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध का बोध कराती हैं, क्या कहलाते हैं? संबंध कारक कहलाता है। जैसे एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा सर्वनाम से क्या संबंध है, वही बताने वाला क्या कहलाता है? संबंध कारक। ठीक, जिसका जो विभक्ति चिन्ह है का, के, की, ना, ने, नी और रा, रे, री, इसका क्या होता है? विभक्ति चिन्ह होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझिए कि राम का भाई, जो क्या है? राम का भाई कौन थे? लक्ष्मण। राम का भाई लक्ष्मण। ठीक है, राम का भाई लक्ष्मण था। इसके बाद गौरव का पैर टूट गया। किसका पैर टूट गया? गौरव का पैर टूट गया। ठीक है, इस प्रकार किसकी नानी? मोहन की नानी। किसे? मोहन से किसका संबंध बता रहा है? उसके नानी का, मतलब मोहन की नानी आई। ठीक है, यह घर मेरा है, तो किसी व्यक्ति का उसके घर से संबंध बता रहा है कि यह उसका घर है। ठीक है, और राम का के भाई का संबंध बता रहा है कि लक्ष्मण जो किसके भाई थे? राम के भाई थे। तो जहाँ भी संबंध का बोध हो, एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा या एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम से में, वहाँ हमेशा कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं अगला कारक। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा? अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है कि जो शब्द दो वस्तुओं का एक दूसरे में निहित होना बताते हैं। क्या? जो शब्द दो वस्तुओं का एक दूसरे में निहित होना बताते हैं, क्या कहलाते हैं? अधिकरण कारक कहलाते हैं। इसकी जो विभक्ति चिन्ह है कौन है? में और पर। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर। ठीक है, जैसे लिखते हैं तालाब से कमल खिला। किसमें कमल खिला? तालाब में। तालाब और कमल एक दूसरे में निहित बता रहा है। जैसे तालाब में कमल खिला। ठीक है, तो छत पर, कहाँ पे? छत पर चिड़िया बैठी है। ठीक, इसके बाद ट्रेन 2 घंटे से आएगी। इसमें भी कौन सा कारक आता है? अधिकरण कारक। इसके बाद मछली पानी पे रहती है, मछली तालाब पर रहती है। इसमें भी कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक। जब दो वस्तुओं का आपस में निहित होना दिखाए या मिले तो हमेशा कौन सा कारक लगा देना? अधिकरण कारक। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं, लास्ट कौन सा? संबोधन कारक। देखते कौन? संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है कि जिस शब्द से किसी को पुकारा, बुलाया, सुनाया या सावधान किया जाए। ठीक है, किसी को बुलाने के लिए, सावधान करने के लिए, कुछ सुनाने के लिए कौन सा कारक यूज होता है? कौन सा कारक यूज होता है? संबोधन कारक। ठीक है, इसका जो विभक्ति चिन्ह क्या है? हे और अरे। ऐसे नहीं बोलते अरे पानी दे दो। ठीक है, हे राम, क्या? हे राम, अरे पानी दे दो। इसके बाद हे वीरों, मातृभूमि तुम्हें पुकार रही है। हे वीरों, मातृभूमि तुम्हें पुकार रही है। ठीक, ऐसे जहाँ भी चिन्ह दिख जाए आपको, ऐसा जहाँ भी आपको बुलाना, पुकारा, सावधान किया जाए, वहाँ हमेशा भी कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक। तो हमने सभी 8 प्रकार के कारकों को अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।